सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं अपने वैक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कल का एग्ज़ाम यानी कि जो हमारा 19 दिसंबर को होने वाला है वैक एग्ज़ाम, उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान से आप क्या समझते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान से आप क्या समझते हैं और संविधान की विशेषताएं क्या है। जैसा कि हमने शुरू से ही, जब से हम स्कूल जा रहे हैं, समझ लो आप 6th क्लास से अभी तक संविधान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते संविधान के बारे में। थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बस उसी चीज़ को हमें थोड़ा और अच्छे से विस्तार विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो पहली बात तो हम देख लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान एक किताब होती है, एक होता है जिसमें नियम कानून रूल्स वगैरह सब कुछ लिखा होता है इसमें। ठीक है, और जो इसमें रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं वो हमें और सरकार को, जनता को, किसी देश में रहने वाली जनता को और उस देश की सरकार को उनके मध्य, मध्य नहीं बोलेंगे, उनके अंडर रहकर ही कार्य करना होता है। यानी कि अगर कोई सरकार चला रहा है तो सरकार को भी इन्हीं जो हमारी संविधान की पुस्तक लिखी हुई है, इसी पर ही उनको कार्य करने पड़ेंगे, और जो जनता है उस देश की, उसको भी इसी पर ही कार्य करने होंगे और मतलब उसी को फॉलो करेंगी। ठीक है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। मैंने जैसा कि अभी बताया, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, जो राज्य की शासन व्यवस्था, सरकार के अंगों की संरचना, शक्ति के विभाजन तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है, नागरिकों के क्या कर्तव्य है, इन सभी को बताता है। ठीक है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से ना होकर निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार हो। अगर संविधान ना हो किसी देश में, तो सरकार क्या करेगी, अपने मनमानी तरीके से कार्य करेगी, जो उनको उनके पसंद में है वो करेगी, जो उनके पसंद में नहीं है वो नहीं करेगी। तो इसी को यहाँ पे बता रहा है कि अपने मनमाने ढंग से ना होकर कैसे करती है, कि नियमों और सिद्धांतों के अनुसार काम करती है। कौन? सरकार। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान को लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है तथा यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि संविधान क्या है, उसी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपको अपना आंसर ऐसे ही शुरू करना है कि संविधान क्या है, तो आप उसका पहले आंसर बताएंगे यहाँ पे कि संविधान क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। तो मैंने इसको ऐसे बॉक्स में बनाया है, आप ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना है, सेकंड पॉइंट ऐसे लिखना है, ऐसे आपको करना है। ये आप ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने इस वजह से करा है क्योंकि इसमें सारे ही पार्ट एक साथ हो गए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसके हम संविधान की विशेषताएं देखते हैं। लिखित और विस्तृत संविधान, यानी कि फैला हुआ, बड़ा, लिखित है। पहली बात तो हमारा संविधान कैसा, लिखित है। अलिखित संविधान नहीं है, लिखित है। इसमें क्या हो सकता है, संशोधन भी हो सकते हैं। लिखित यानी कि सभी लोगों के हित में जो कार्य करे उसके लिए हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि लिखित और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और अनेक संशोधन शामिल है। पहली आपकी ये क्या आ गई, विशेषता आ गई। ठीक है, कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित और विस्तृत संविधान है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें 470 क्या है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। इसके अलावा 12 हमारी अनुसूचियां हैं और इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। कब? जो हमारी सिचुएशन आती है, स्थिति के, और हमारी जो हम समझ सकते हैं कि संशोधन किसे कहते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अभी हमें यहाँ पे कुछ चल, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आप अभी अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो आप यहाँ पे स्वेटर पहनेंगे। ठीक है, अब गर्मी आ गई तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्वेटर ही पहनते रहेंगे जीवन भर, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें आप अवस्था के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। पर चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है, बट ऐसा है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो भी सिचुएशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि दिन रात चेंजेस ही होते जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चेंज होता है वही कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक है यानी कि लोगों का शासन है। ठीक है, भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है और जनता सर्वोच्च मानी जाती है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये सारे पॉइंट बहुत कॉमन है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होती है हमारी एकात्मक व्यवस्था, एक होती है हमारी संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शासन एक ही चलाता है, उसमें सब कुछ एक एक होता है, जो भी शासन चल रहा है वो सब एक जगह होगा। और संघात्मक में क्या होता है, संघ, यानी कि
टुकड़ों में बँट जाता है। संघ तो है, यानी संघ तो है, आप जैसे समझिए हमारा जो संविधान है उसमें हमारा जो भारत है उसमें पहले तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और इसके अलावा जो हमारे राज्य में जो सबसे ग्रामीण स्तर की सरकार होती है वो भी है। तो इसमें क्या है, ये बटे हुए, ये टुकड़ों में बटे हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही चला रहा है शासन को, ठीक है? तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे। संघात्मक व्यवस्था है, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यानी कि सारी शक्तियाँ किसी एक के हाथ में ना होकर अलग-अलग बाँटी गई है, ठीक है? इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं जो हमारे काम-काज करते हैं, यानी कि जो हमारे भारत में जो सब कुछ सँभालते हैं वो कौन है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये औपचारिक होते हैं, यानी कि कोई हस्ताक्षर करवाना, ये सब कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। ओके? 5वां है हमारा मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ़ एक ही धर्म को अपनाया जाएगा, भारत में अलग-अलग धर्म हैं। तो ये क्या कर रहा है, उनको आज़ादी दे रहा है, उनको अधिकार दे रहा है कि भाई तुम भी अपने धर्मों को अपना सकते हो, ठीक है? अगला है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा देते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्म, किसी एक धर्म के साथ ना होकर, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे कि हमारा यूपी है। यूपी में अगर आप मान लो कि यहाँ पे सिर्फ़ हिंदू धर्म के लोग रहेंगे और जो ये शासन, जो यहाँ की ये मुख्यमंत्री है और जो यहाँ की सरकार है वो भी सिर्फ़ हिंदू धर्म को ही सपोर्ट करेगी। तो क्या यूपी में सिर्फ़ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं? ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं तो उनके धर्म को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इधर बोल रखा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, कोई भी सरकार किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है? कोई भी सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। भारतीय राज्य किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, समान मान्यता देता है, समान उनकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है? कोई भी सरकार एक धर्म को नहीं मानेगी, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखनी है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? जहाँ पे न्याय होता है। तो अगर वो न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं रहेगी, अगर वो न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय नहीं करेगी, यानी कि जो सही होता है वो नहीं करेगी, तो उस पे लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो वही यहाँ पे बता रखा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नागरिक यहाँ पर जाएँगे और जो ये न्यायपालिका ये क्या करेगी, उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष जो उनके लिए सही में है, मतलब जो सही न्याय है वो करके उनको देगी। ठीक है? इसके अलावा एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों के पास भारत में सभी नागरिकों को समान भारतीय नागरिकता प्राप्त है। तो ये हो गई हैं हमारी इसकी विशेषताएँ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो देखो, जो आप अपना आंसर लिखोगे ना, सबसे पहले तो उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसकी विशेषताएँ लिख दी, फिर वहाँ पे एक छोटा-सा निष्कर्ष भी अगर लिखोगे, तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखकर इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए। जो आपने ऊपर ये सब पढ़ा है ना, इसी के बारे में बस यहाँ पे छोटा-सा निष्कर्ष, एक कन्क्लूज़न बना दीजिए, ठीक है? भारतीय संविधान ना केवल शासन का ढाँचा प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा भी करता है, ठीक है? यही कारण है कि इसे विश्व का श्रेष्ठ संविधानों में स्थान प्राप्त है, भारतीय संविधान जो हमारा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा है हमारा, न्याय को परिभाषित करें, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या करें। तो न्याय क्या होता है? न्याय को हमें क्या बताना है? न्याय क्या होता है और न्याय में भारतीय एक हम बोल सकते हैं भारतीय व्यू से क्या उसको न्याय को समझते हैं, ठीक है? न्याय की परिभाषा। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना और समाज में समानता, निष्पक्षता और तथा संतुलित बनाए रखना। न्याय यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ भी भेदभाव, अन्याय, शोषण ना हो और सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हो। न्याय, न्याय यानी जस्टिस। इससे हम ये समझते हैं कि सरकार के प्रति या अपने देश में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। किसी के साथ भी सरकार, हम बोल सकते हैं, कोई विशेष अधिकार उसको नहीं दे रही है। कुछ मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं कर रही है कि भाई इसको सरकार ज़्यादा अधिकार दे रही है, हमें कम दे रही है। सभी के लिए सरकार जो न्याय है वो सभी के लिए क्या है, सभी के लिए समान है।
ठीक है, उचित अधिकार दिया जाता है। लगता है जिस वर्ग को जिस अधिकार की ज़रूरत है उसे उसी तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षिप्त व्याख्या। पहला है हमारा समानता, इक्वलिटी। संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त करता है। ठीक है, जिससे न्याय की स्थापना बनी रहती है। अगर सभी लोगों के बीच समानता है तो न्याय बना रहेगा, न्याय का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता, नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन की स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के धर्म को रोक रखा है कि तुम भाई अपने धर्म को यहाँ पे नहीं वो कर सकते हो, नहीं मना सकते हो। और क्या बोल रखा है, कोई अभिव्यक्ति यानी अपना अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो तुम किसी चीज़ को। तो ये सब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा है कि भाई सब लोग अपने विचार को अभिव्यक्त करें, सब लोग अपने धर्म को मानें, पर एक लिमिट में रहकर माने, एक लिमिट में रहे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सरकार ने आज़ादी दे दी है, स्वतंत्रता दे दी है, तो आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन की स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। ओके, अगला है हमारा बंधुत्व, जिसको बोल सकते हैं भाईचारा। समाज में आपसी भाईचारा, एकता, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय का आधार है। मानव गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना न्याय का मूल तत्व है। कानून कानून का शासन, कानून सभी पर समान रूप से लागू हो सकता है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा मौलिक अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को शोषण, अन्याय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो न्यायपालिका में जाएगा। और अगर न्यायपालिका ने भी अपना ऐसी घोषणा कर दी है कि भाई हाँ, जिसके साथ गलत हो रहा है वही इंसान गलत है, उसकी गलती है, तो ये क्या स्वतंत्र है? तो लोग न्यायपालिका पे भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि ऐसी न्यायपालिका जो सबसे आज़ाद है, जो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करती है। ठीक है, इसका निष्कर्ष देखते हैं। संविधान में निहित न्याय का सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। संवैधानिक मूल्य न्याय की स्थापना कर एक समान, स्वतंत्र और समतामूलक समाज का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गया? एक सेकेंड। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इस पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। कानून के समक्ष समानता, एक कानून के समक्ष समानता पर एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण पर चर्चा हमें करनी है। तो कानून के समक्ष क्या हो रहा है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण यानी कि एक जैसा सुरक्षा। संरक्षण से आप क्या समझ सकते हैं? सुरक्षा समझ सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। ये दोनों सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। यानी कि अगर आपको एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके रखना है तो आपको ये दोनों सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि सरकार, राज्य और ये जो आप समझ रहे हैं ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, राज्य से हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति जो है ना वो राज्य से बड़ा नहीं है। ठीक है, राज्य के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जो मैंने आपको बताया था संविधान में संविधान जो पुस्तक है, जो उसमें रूल और जो उसमें कानून लिखे गए हैं, सभी व्यक्ति को उसके दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। यानी कि एक कानून जो आपको दे रखा है, आपको उसी के अंडर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शासक हो या कोई भी हो, कानून की दृष्टि में सभी समान माने जाते हैं। चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो कोई सीएम हो, सभी क्या है कानून के लिए सभी सेम है, बराबर माने जाते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत राज्य की मनमानी
और विशेष अधिकारों को समाप्त करता है। इससे ये पता चलता है हमें, अगर ये सिद्धांत है तो ये हमें पता चलता है कि कोई भी बड़ा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इनमें क्या है, ये सभी समान है राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सीएम है और इसने कोई गलत काम कर दिया तो इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये बड़ा इंसान है, ये सीएम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राज्य के लिए और जो कानून के लिए है वो सभी बराबर है। ओके, कानून के समक्ष समान संरक्षण, इससे आप क्या समझते हैं? कानून के समक्ष समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। समान परिस्थिति जैसे आप समझ सकते हैं कि, चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ। समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। हालांकि यह सिद्धांत उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है ताकि कमज़ोर वर्गों को विशेष संरक्षण दिया जा सके और महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति। अब इसको मैं समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे तो है नहीं कि सभी लोग एक समान हैं। कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे। ऊंचे नीचे का मतलब ये है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, ठीक है। तो इसमें सरकार का क्या काम होता है, क्या रोल होता है सरकार का? ऐसा तो नहीं है कि जो जो अमीर है उसके साथ साथ चलते जाए, जो गरीब है उसको पीछे छोड़ दे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, सरकार को सभी को एक साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारे समाज में जो निम्न वर्ग है उसके लिए सरकार कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून देते हैं ताकि ये भी समान आ सके, समाज में सभी के समान आ सके। जो उच्च वर्ग है हमारा, उन्हीं के समान ये भी आ सके। समझ रहे हो? जैसे अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा आरक्षण जैसे मिल रखा है, तो आरक्षण उन व्यक्तियों को मिल रखा है जो समाज में पिछड़े वर्ग में थे, यानी कि अभी नहीं, अभी भी काफ़ी लोग हैं। और जो हमारे इतिहास में जो देखा गया है, इतिहास की अगर हम अपनी क्रियाएं देखें तो उसमें हमें पता चलता है जो लोग पीछे रह चुके हैं, जो समाज की जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे जो पीछे रह चुके हैं अन्य लोगों से, तो उनको कुछ अधिकार दे रखे हैं ताकि वो भी समाज में बराबर उसमें आ सकें, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो वही ये चीज़ है। यहाँ पे हमने पीछे क्या पढ़ा था कि कानून के लिए सभी समान है, ठीक है। कानून अगर जो हमारा कानून है, जो हमारी सरकार है, उसके लिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी हमारे बराबर है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। बट कानून के समक्ष समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण यानी सुरक्षा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार तो मिलते हैं परंतु जो वर्ग को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो वर्ग ज़्यादा नीडी होता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाला हमारा था आंसर थर्ड का। होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, नॉर्मल जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। यही है हमारा कानून के समक्ष समानता। ओके, तो इसमें आप क्या करिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे चोरी हो गई है, ठीक है, चोरी हो गई है। तो वहाँ पे चोरी अगर मजदूर ने करी है या चोरी अगर वो सीएम ने करी है, ठीक है। तो जो ये हो रखा है, जो ये चोरी अगर मजदूर ने करी है या जो सीएम ने करी है, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कानून के सभी बराबर हैं। चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दंड दोनों को ही बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है तो इसको छूट मिल जाएगी और ये छोटा है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ही बराबर का दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें समझते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ विशेष अधिकार दे सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आप आरक्षण, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आरक्षण का, या महिलाओं को कुछ अधिकार मिल रखे हैं, बच्चों को कुछ अधिकार मिल रखे हैं, तो वैसे। अब समाज का जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसके साथ साथ हाँ वही समाज वाला है, जैसे हमारी समाज है, ठीक है। अब इस समाज में ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एक समान हो, ऐसा नहीं है ना। हमारी क्या पाँचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग आगे बढ़ गया है और जो वर्ग पीछे छूट गया है, तो हम जो पीछे छूटा हुआ वर्ग है उसको भी समान लेकर आएंगे। क्योंकि अगर उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो और पीछे चला जाएगा और ये और आगे चला जाएगा। वो आपने सुना होगा, गरीबी बढ़ती जाएगी और वो अमीरी, एक ये डायलॉग है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे ये पीछे छूटा हुआ वर्ग है, इसको हम कुछ आरक्षण कुछ हम इसको कुछ विशेष अधिकार देते हैं, जैसे हम आरक्षण ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो दे रखा है ताकि ये भी अन्य वर्गों की तरह समान आ सके, ठीक है। अब इसमें लोगों को लगेगा कि ये तो फिर भेदभाव हो गया, क्योंकि ये जो जनरल है उन लोगों को नहीं मिला है, जो SC ST है उन लोगों को मिला है। तो उन लोगों को क्यों मिला है, ये क्यों मिला है? क्योंकि जो इतिहास की अगर हम इनकी क्रियाएं देखें, इनकी स्थिति देखें तो बहुत खराब थी। तो उसी खराब स्थिति को सुधारने के लिए इनको आरक्षण दे रखा है, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल से आपको समझना है, यही एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। इसके अलावा अगर आप और कोई समझ सकते हो वो भी ठीक है। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने थर्ड क्वेश्चन अपना कर लिया है, सेकंड कर लिया, फर्स्ट कर लिया, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो एक शॉर्ट नोट है। सर्वधर्म समभाव, इससे आप क्या समझते हैं, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसी का मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, तो सर्वधर्म समभाव का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे आप उसको पसंद करते हो या ना करते हो, परंतु आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है। यह सिद्धांत सिखाता है कि राज्य किसी एक धर्म को ना तो विशेष महत्व देता है और ना ही किसी के साथ भेदभाव करता है। इससे हमें जो हमारा ये है सर्वधर्म समभाव, इससे हमें ये पता चलता है कि जो राज्य है, जो हमारी सरकार है, वो किसी भी एक धर्म के हित में नहीं बोलती है। ठीक है, वो सभी धर्मों को समान दर्जा देती है, ना तो एक के हित में बोलती है, ना ही किसी के साथ भेदभाव करती है। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्व धर्म समभाव की भावना धर्मनिरपेक्षता के रूप में दिखाई देती है। जैसा हमारा धर्मनिरपेक्षता में था वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अपने धर्म को मानने, नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचरण करने, चाहे किसी भी धर्म को माने, चाहे उसमें किस टाइप से, अगर वो होता है ना आचरण, हम समझ सकते हैं किस टाइप से उसको पूज्य रहा है वो, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रचार करने से कोई भी वो नहीं है कि पाबंदी नहीं है। अगर तुम भाई अपने इस धर्म का प्रचार करना चाहते हो करो, तुम उसको किस तरीके से मानना चाहते हो मानो, तुम कौन सा धर्म मानना चाहते हो मानो। ठीक है, यह सिद्धांत राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और आपसी सहिष्णुतापूर्ण को बढ़ावा, यार ये वर्ड मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए कुछ हमारे देश में लोग कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदूवादी, उनको ऐसा है कि भाई उन्होंने इस्लाम धर्म देख लिया तो उसमें नफरत पैदा कर लेते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है भाई? अगर जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे दो धर्म है, एक हिंदू धर्म एक इस्लाम धर्म। ऐसा तो है नहीं कि भारत है तो भारत में कोई एक ही धर्म है, या किसी भी देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो हम हमारे यहाँ पे तीन चार धर्म है, तीन चार नहीं बहुत सारे धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। हमारा भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग कल्चर कल्चर बोल रही हूँ, कल्चर से भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग हैं या एक ही टाइप के लोग हैं या एक ही धर्म के लोग हैं। ओके, तो आप मान लीजिए यहाँ पे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले। अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या करेंगे, तो इससे नफरत करेंगे। अब ये इससे नफरत करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपसी जो संबंध है वो खराब हो रहा है। और इससे अगर ऐसा चलता रहेगा तो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो अपने देश में जो हम बोल सकते हैं जो अपने देश का जो समाज, अपने देश का जो कार्य चल रहा है, तो क्या यही होता रहेगा? फिर ये दंगे फसादी चलते रहेंगे तो सरकार इन्हीं को रोकती रहेगी, फिर आगे तरक्की क्या कर पाएगी? तो आपको जो ये बचकानी हरकतें जो आप करते हो, आपको इससे संभल कर चलना है। ठीक है, आपको उनके धर्म को बर्दाश्त करना है और उनको आपके धर्म को बर्दाश्त करना है। ठीक है, भले ही आप उनको मानो, आप उनको पसंद करो या ना करो, परंतु आपको उनका सम्मान करना है, उनके धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि जब आप उनको सम्मान दोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है हमारा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार करें। मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के में किया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए में किया गया है। किसका उल्लेख? मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, और हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा ये अधिनियम जो हुआ था, पहले हमारे 10 थे, 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, बट जो हमारे ये वाला जो अधिनियम हुआ, इसमें हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? इसमें हमारे टोटल 11 हो गए। ठीक है, तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि अभी हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप कहोगे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें हमारे कितने थे? 42वें संविधान संशोधन में हमारे 10 थे। ठीक है,
10 थे यहाँ पे। जो हमारा ये वाला संशोधन हुआ 1976 में, जो संशोधन, इसमें हमारे 11 कर्तव्य थे। परंतु एक हमारा संशोधन बाद में हुआ जिसमें हमने देखा कि ये वाला संशोधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको इसमें ऐड करना ही करना पड़ेगा। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हमारा 11 जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कितने वो थे कर्तव्य, तो उसमें 10 थे। और एक और जोड़ा गया, कब जोड़ा गया ये हमारा जोड़ा गया 2002 में। कौन से संविधान संशोधन में? 86वां जो हमारे संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए हमारे 11 हो गए, ठीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्य बोध, राष्ट्र भक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। अब हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। ये आपको याद कर लेने चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही, पर आपको ये होने चाहिए। मतलब पेपर के लिए तो आपको देखो करना ही है, ठीक है। बट एक हमारा जो होता है ना, एक जी के अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको ये होना चाहिए याद, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची। पहला है हमारा संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर कहीं पे राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आप बेशर्मों की तरह वहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, आपको खड़ा होना है। अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट भले ही आप चाहे जैसा हो, आपका बिहेवियर चाहे जैसा हो, परंतु जब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर आपको सम्मान और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, वरना आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। अब कुछ लोगों को क्या है ना कि उनको भाई आज़ादी मिल गई है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था। आप लोगों को ये समझनी चाहिए, जो हम अभी रह रहे हैं, जो हम खुल के जी रहे हैं, पहले हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमें एक जो हम अभी सिचुएशन जो जी रहे हैं, इस सिचुएशन को लाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, जो हमारे सैनिक थे, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, लाइक हम बोल सकते हैं जो उन्होंने अपनी हत्या हत्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपनी मृत्यु उन्होंने सौंप दी, अपनी उन्होंने जान सौंप दी। किस वजह से? अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप एटलीस्ट उनका सम्मान करें। आप वही बराबर का काम नहीं कर सकते, पर आप उनका सम्मान तो कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे समझना है कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, मतलब उनके लिए एक सम्मान, उनके लिए एक रिस्पेक्ट अपने दिल में रखें, ठीक है। थर्ड है हमारा भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। फोर्थ है हमारा देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है हमारा भारत में सभी लोगों को सद्भावना और भाईचारे की भावना से देखना, किसी के साथ भी हिंसा ना करना, किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करना। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, जैसे हमारी सती प्रथा और जो ये गलत गलत जो प्रथाएं चल रही थी उनका त्याग करना। अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना, बुरी चीज़ों को हटाना, बस यही है सिंपल सा। हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करना। अब लोग क्या कर रहे हैं ना कि इंस्टा की रील देख के और अलग अलग तरह तरह की चीज़ों को देखकर उनके जो हम समझ सकते हैं जो वेस्टर्न कल्चर है उनको अपना रहे हैं। भाई तुम अपने जो हमारा भारत है, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हमारे भारत में जो कल्चर है, जो हमारे पहले से जो कल्चर थे उनको अपनाओ। जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो भारत में आकर भारत का वो कल्चर अपना रहे हैं। भारत वाले क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न को जा रहे हैं, मतलब अलग ही उसमें जा रहे हैं वो। तो इधर क्या बता रखे हैं? अपने धर्म को, सॉरी धर्म नहीं, अपनी संस्कृति, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा संस्कृति जो हमें मिल रखी है, अपनी उसकी रक्षा करो और उसको अपनाओ, ठीक है। आठवां है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखना। अब लोग क्या करते हैं, उनके गली के सामने कुत्ते दिख जाएं तो वो अपने बाप की संपत्ति समझ के उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। भाई क्यों भगा रहे हो तुम उनको? अगर उनको एक रोटी नहीं दे सकते, कम से कम उनको भगाओ तो मत। तुमको अगर कोई ऐसी भगा दे तो तुमको कैसा लगेगा? तो जानवरों के प्रति करुणा, उनके लिए प्रेम भावना रखना, ठीक है। और प्रकृति और हमारे जो पर्यावरण है, लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं और नए नए जो कर रहे हो, आपको उनसे बचना है। आपको वो सब नहीं करना है। अगर सारे आप पेड़ काट दोगे तो जो आप ये पॉल्यूशन से मर रहे हो ना, अभी जो जूझ रहे हो, तो फिर बस यही सिचुएशन आएगी। पहले आपको खुद के लिए जो कार्य करने हैं वो आप करोगे नहीं। आप पेड़ों को क्यों काट रहे हो? जब आपको पता है पेड़ कट जाएंगे, जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भाई जो आपका नेचुरल जो चीज़ है आप उनको हटा दोगे तो फिर किस में आप जियोगे? आठवां है हमारा
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीव जंतुओं के प्रति करुणा करना। ओके, 9वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति जैसे मैं बताती हूँ, एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण बताती हूँ, ठीक है। लोग क्या करते हैं, समझ लीजिए जैसे 12th क्लास है, ठीक है, वो उनका लास्ट डे होगा ना, तो वो लोग क्या कर देंगे, वहाँ की लाइटें तोड़ देंगे, वहाँ के पंखे चिटका देंगे, टेढ़े मेढ़े कर देंगे, दीवारों पे डिज़ाइन बना के चले जाएंगे। तो ये सब क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी संपत्ति है क्या? तुम्हारी नहीं है ना, ये सार्वजनिक संपत्ति है। जब सरकार ने तुमको ये सब दे रखा है तो इसका तुम एटलीस्ट तुम भाई नहीं ला सकते, तुम अपने घर से नहीं ला सकते, तो उसको ख़राब तो मत करो ना। तो आपको ये नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला संविधान जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? ये 1806वें संशोधन में जोड़ा गया था। कब हुआ था ये? 2002 में हुआ था। तो इसमें जो हमारा एक संविधान जोड़ा गया था वो यही वाला है। ओके, 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये यहाँ पे लिख रखा है। 1 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके अलावा और है हमारा छठा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, पूजा के संपेक्ष में समझाइए। पूजा को संपेक्ष में समझाना है। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकारों के बीच में है। तो मौलिक अधिकारों में जो भी हमारे स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और जो ये सब दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से समझाना है। मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था एवं पूजा। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्य क्या थे हमारे? ड्यूटीज़, जिनको आपको फॉलो, मतलब एक उन्होंने एडवाइस दी कि आपको फॉलो करना चाहिए। करो तो अच्छा है, ना करो तो फिर वो आपकी दिखाते हैं कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है। पर आपको करना चाहिए। उसमें ऐसा है कि अगर आप उनको, कर्तव्य की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप कर्तव्य को फॉलो नहीं करते तो आप जेल में नहीं जाओगे, आपको सरकार दंड नहीं देगी, पर आपको एक होता है कि करना चाहिए, पर अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ओके, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है ताकि वे सम्मान पूर्वक और स्वतंत्र जीवन जी सके। इनमें से स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा का विशेष महत्व है। तो उन्हीं पे हम देखते हैं कि कैसे इनका विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हर एक इंसान की एक अपनी स्वतंत्रता है, पर आप अपनी स्वतंत्रता के देखकर ऐसा ना करें कि आप, भाई कुछ लोग क्या है ना कि भाई वो मानते कि हमें भाई स्वतंत्रता मिल रखी है। ये ए पर्सन है मान लो, अब ये मानेगा भाई कि मेरे को तो स्वतंत्रता मिल रखी है, मेरे को आज़ादी मिल रखी है, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। तो भाई ये तो गलत जा रहा है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अगर आपको स्वतंत्रता मिल रखी है तो आपकी तरह अनेक लोगों को, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता मिल रखी है, तो आप अपनी स्वतंत्रता के चलते दूसरों की हनन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि दूसरों की स्वतंत्रता पर आँच आए, दूसरों की स्वतंत्रता पर कोई दिक्कत आए, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे वे बिना अनुचित हस्तक्षेप के जीवन और कार्य कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको स्वतंत्रता मिल रखी है, आप अपनी मनमर्जी का कार्य करिए, परंतु एक लिमिट में रहकर कार्य करिए, ताकि आपके कार्य के बोल सकते हैं आपके कार्य का जो रिजल्ट है वो ऐसा ना आए कि दूसरे इंसान पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने देना, अपने अंदर क्या चल रहा है आपको वो अभिव्यक्त करना। अनुच्छेद 19A का के अंतर्गत नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, बोलने, लिखने और मत प्रकट करने की स्वतंत्रता है, हालांकि वह असार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे 3 है, ये 3 4 है ये। सबसे पहले तो आप इसके आर्टिकल याद करो। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक क्या मिल रखा है, नागरिकों को अपनी हर एक नागरिक को अपनी स्वतंत्रता मिल रखी है, ठीक है। 19 से अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा? 19 से 22 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे आप पहले ये बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट के कामे के अंतर्गत नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल रखी है,
अब आता है हमारा थर्ड वाला, आस्था की स्वतंत्रता। आस्था से समझ सकते हैं हम जो रिलीजियस है, जो इंसान मतलब किस धर्म के प्रति उनकी क्या आस्था है, किस में वो विश्वास रखना चाहते हैं, किस में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास रखने और उसे मानने की स्वतंत्रता देता है। अब इसमें तो हमारा अनुच्छेद नहीं है पूजा वाले में, तो अभी हमारे 3 हमने देख लिए, 1 2 3। अब स्वतंत्रता का अधिकार कौन से उसमें दे रखा है, अनुच्छेद फर्स्ट वाले में हमें क्या याद करना है, आर्टिकल 19 से 22 में क्या दे रखा है कि हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी अपनी स्वतंत्रता है। अब विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको किस में दे रखी है, 19 ए के का में, ए में, ठीक है, ए बोल दो या का बोल दो, एक ही है। का में आपको क्या दे रखा है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है थर्ड, आस्था की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में आपको, आप अपने किसी भी धर्म में आप विश्वास करें, किसी भी धर्म को आप माने, आर्टिकल 25 में आपको वो स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा पूजा की स्वतंत्रता। नागरिक अपने धर्म के अनुसार पूजा अनुष्ठान और धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते इससे सार्वजनिक शांति भंग ना हो। मान लीजिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को अधिकार दे रखा है, लोगों को स्वतंत्रता आज़ादी दे रखी है, भाई तुम अपने धर्म को मानो, अपनी पूजा करो, अपने अनुष्ठान, अपने धार्मिक कार्य जो तुम्हें करना है अपने धर्म से रिलेटेड करो, परंतु एक लिमिट में रहकर करो, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे अन्य लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे अन्य लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको इसके लिए दंडित किया जाएगा, या आपको इसमें थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि सुनना पड़े, ठीक है। नॉर्मल यही है भाई, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने इसमें करो, एक लिमिट में करो, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग परेशान हो, ठीक है, बशर्ते इससे सार्वजनिक शांति भंग ना हो, ये यहाँ पे लिख रखा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण, पृथक्करण यानी पृथक मतलब क्या समझते हो, बांटना, ठीक है, बांटना से का सिद्धांत क्या है। अब आपको इसमें पृथक्करण के बारे में बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार किया गया है। एक सेकेंड, ये पीडीएफ में अभी बना रही थी, मेरे को इसमें 2 घंटे लगे हैं, तो कोई भी कमेंट मत करना कि आपने ये कैसे बनाया है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और बहुत कोशिश से बनाया है, तो नहीं करना। आपको इसमें सारी ही वैलिड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, एक सेकेंड, भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, ओके। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य की शक्तियों को अलग अलग अंगों में बांटा गया है, ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो और शासन संतुलित रूप से चले। यह सिद्धांत मुख्य रूप से 3 अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर आधारित है। एक होता है हमारा ये शक्तियों का बंटवारा, एक होता है हमारा शासन का बंटवारा, ये शक्तियों का बंटवारा है, एक होता है हमारा शासन का बंटवारा। तो जब शक्तियों का बंटवारा आए तो आप उसमें कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करेंगे, परंतु जब उसमें आपका शासन का बंटवारा आए, शासन, तो भारत में कैसे शासन चलता है, 3, उसमें भी आपके 3 हैं, केंद्र शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन, और जो हमारे ग्रामीण में होता है ग्रामीण शासन, उससे आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शक्तियों का बंटवारा बता रखा है, तो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हो रखा है, तो वही हमें यहाँ पे बताया है। सिद्धांत मुख्य रूप से 3 अंगों का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है। अब वो 3 अंग कौन कौन से, उन पर हम बात करते हैं। पहला है हमारा विधायिका, तो थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। पहला है हमारा विधायिका, कानून बनाना, उनमें संशोधन करना और सरकार पर नियंत्रण करना। विधायिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, विधायिका का काम ये है कि कानून बनाती है। कार्यपालिका काम क्या है, कार्यपालिका का क्या काम है, जो कानून बनाए हैं विधायिका ने, जो विधायिका ने कानून बनाए उनको लागू करती है। और न्यायपालिका काम क्या है, जो कानून लागू हुए हैं उन पर कोई भी, अगर हम बोल सकते हैं कोई भी गलत हो रहा है तो उन पर क्या करती है, न्याय करती है, उनकी रक्षा करती है, ठीक है। फिर से इसको देखते हैं। विधायिका कानून बनाना, उनमें संशोधन करना, सरकार पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, प्रशासन चलाना। और न्यायपालिका का काम क्या है, कानून की
व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना और संविधान की रक्षा करना। ये जो 3 हैं, ये तीनों ही अपने अलग-अलग काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके अंडर काम करेगा, ये इसके अंडर काम करेगा, ये इसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों ही क्या स्वतंत्र है। ये अपना अलग कार्य करेगी, ये अपना अलग और ये अपना अलग। इन तीनों पर ही कोई वो नहीं है कि भाई तुम मेरे अंडर काम करोगे, तुम मेरे अंडर काम करोगे, ठीक है? हुँ। अब भारतीय संदर्भ में स्थिति कि इनकी कैसी स्थिति है, उसकी बात करते हैं। हुँ। भारतीय संविधान में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है, बल्कि कार्यात्मक पृथक्करण अपनाया गया है। तीनों जो अंग है वो अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी किसी के अंडर काम नहीं करती है, तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन एक-दूसरे पर नियंत्रण और संतुलित भी रखते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर नियंत्रण रखते हैं और बराबर बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए न्यायपालिका कानूनों को संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है, विधायिका संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है? थोड़ा मतलब अपना काम थोड़ा बहुत बाँट सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप इसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, कि ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है, विधायिका ऊपर है तो ये इसके फिर नीचे कार्यपालिका रहेगी, उसके नीचे न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही अपने-अपने क्षेत्र में आज़ाद है, अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, ठीक है? पर ये हो सकता है कि हाँ, ये थोड़ा बहुत अपने नियंत्रण, क्या बोल सकते हैं, अपना नियंत्रण, अपना संतुलन बनाए रखते हैं, तो वो अपने इसमें मैनेज कर लेते हैं, वो किस प्रकार उनको कार्य करना है। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही यहाँ पे होती है, एक जैसे विधायिका ही होती है, वही कानून बनाती है, वही कानून को लागू करती है, वही कानून की रक्षा करती है, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि यहाँ पे 3-3 बँटवारा कर रखा है, तो वो इस वजह से सत्ता का केंद्रीकरण से रोकता है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। केंद्रीकरण यानी सारी जो ये शक्तियाँ हैं, केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? केंद्रीकरण यानी एक एक जगह हो जाना, ठीक है? अब ये एक जगह ना होकर ये कैसी हो गई? ये 3 टुकड़ों में बँट गई। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आपको बता रखा है कि सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। लोकतंत्र और विधि के शासन को मजबूत करता है, ये दूसरा पॉइंट हमारा। मजबूत करता है, तीसरा पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं। उम, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के बारे में, पहला तो यही है, पहला वाला यही है कि जो हमारे प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक, ये वाला जो हमारे हर किताब के आगे जहाँ पे हमारे इंडेक्स होता है ना, उससे 1 पेज हमारा आगे क्या होता है, हमारी प्रस्तावना होती है, हमारी प्रेम्बल होती है, जिसमें लिखा रहता है हम भारत के लोग भारत को, ये मिलना चाहिए। तो वही हमारा वहीं पे शब्द है हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो इससे आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हमें ये बताना है, फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन बाद में कराऊँगी। पहले हमारा ये न्याय कौन-कौन से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? ठीक है? हुँ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये एक क्वेश्चन है और ये विशेषता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दर्शन को व्यक्त करती है। इसमें भारत के एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है तथा नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। इसमें सारे ही पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दे रखी हैं ताकि हमारे जो देश में जो लोग हैं वो सभी अपना विकास कर सकें, अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे सकें, अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकें, ठीक है? तो इसमें क्या है, भारत में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र अरे राम! ये क्या हो रहा है? गणराज्य घोषित किया गया है। ये नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। हुँ। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। सामाजिक न्याय से आप क्या समझ सोशल क्या समझ सकती हो? हमारे यहाँ पे 2 हैं, 3 है ना ये, सोशल, पॉलिटिकल और हमारे इकोनॉमिकल। तो सोशल से आप क्या समझते हो? जो हमारा समाज है, जो हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है, उसमें किस तरीके का न्याय होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बता रखा है। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है और सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना है। जो समाज में जो अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनमें सभी में क्या करना है, उनमें सभी में एक समान व्यवहार करना है। किसी को भी ऊपर-नीचे नहीं मानना है, किसी को भी बड़े और छोटे का दर्जा नहीं देना, सभी क्या है, बराबर है। ठीक है? यह जाति, धर्म, लिंग
क्या हो गया, सेकेंड, यह जाति, धर्म और लिंग और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव, जो ये भेदभाव होते हैं उनको क्या करती है, उनको ख़त्म करती है। होने वाले भेदभाव को समाप्त कर कमज़ोर वर्गों का उत्थान पर बल देती है। मौलिक अधिकारों, आरक्षण नीति, समानता का अधिकार सामाजिक न्याय को सुदृढ़ बनाता है। मैं आपको बताती हूँ, सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। जो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग पिछड़े जाति के हैं, कुछ लोग ऊँची जाति के, तो ये ऊँच-नीच जो ये भेदभाव चल रहा है ना, इसको क्या करती है, ख़त्म करती है। कौन? उसको ख़त्म करता है कौन? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फ़ालतू का हम बोल सकते हैं भेदभाव काम नहीं करता है। यहाँ पे सभी भेदभाव ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है? और जैसे कोई कोई वर्ग होता है, जैसे यहाँ पे बता रखा है हमारा, कोई कमज़ोर वर्ग है, जैसे कोई कमज़ोर वर्ग है, उसका उत्थान, उसके विकास में भी कार्य करती है। ठीक है? 1 सेकंड। अगला है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को शासन में भाग लेने का समान अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि भाई यही लोग सिर्फ वोट देंगे, ये लोग वोट नहीं देंगे, यही लोग सिर्फ अपनी सरकार चुनेंगे, ये लोग नहीं चुनेंगे। उस देश में जब सभी लोगों को रहना है, तो सभी लोगों को अधिकार है कि वो सभी बराबर तरीके से अपनी सरकार को चुनें। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग, कुछ ही विशेष वर्ग के लोग ही उनको चुनेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। जो भी ये मैंने पॉजिटिव आपको बताए ना, ये सभी क्या करता है, ये वाला पॉइंट तो अपना कॉमन रखना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। क्या मजबूत करता है? जो यहाँ पे हमारा प्रत्येक व्यक्ति को शासन चलाने में जो भाग लेने का समान अवसर मिलता है, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये व्यवस्था ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। अगर राजनीतिक न्याय है, अगर पॉलिटिकल जस्टिस है, अगर सभी लोग राजनीति में भी समान हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार है कि उनको कैसा कैसा वो अपने आप की क्या उनका व्यू है। तो इससे क्या होता है, इसमें लोकतंत्र मजबूत होता है। क्योंकि सभी लोग, इसमें एक होता है ना भाईचारा, इसमें कोई भी ऊपर-नीचे नहीं मान रहे, तो लोकतंत्र ऑब्वियसली मजबूत होगा वो तो। नेक्स्ट हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक और इकोनॉमिक जस्टिस से आप क्या समझते हैं? इससे सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सरकार क्या करती है, कुछ विशेष वर्गों को हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 दुकानें लगी हैं, ठीक है? अब सरकार यहाँ पे आई, मतलब सरकार तो नहीं आएगी, जैसे वहाँ के कोई सरकारी जो लोग होते हैं वो आए यहाँ पे। अब इन्होंने इनको 5,000 रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है? और इनको 5,000 रुपए दे दिए और इनको कुछ नहीं दिया, तो ये क्या है? ये इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ ना। अगर भाई तुम कोई अफ़सर, हम बोल सकते हैं दुकानें हैं, ये लोग लोग नहीं हैं, उन लोगों की दुकानें हैं, तो उन्होंने उनकी दुकानों को चलाने के लिए, उनकी दुकानों को अच्छे से कार्य करने के लिए इनको 5,000 रुपए दे दिए, इनको भी दे दिए, परंतु इन तीनों को नहीं दिए। तो ये गलत है। इससे लोग क्या हो जाएँगे? इससे लोग उदास हो जाएँगे, भाई हमको क्यों नहीं मिला ये? हमारी भी तो दुकानें हैं ना, हमको ऐसा क्यों नहीं हुआ है? तो इसी का अर्थ है कि जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था का मतलब आप क्या सकते हैं, जिनसे वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान भाई यहाँ पे धरती में आ गया है, तो वो बस उसको सरकार ही सब कुछ करके देगी, ऐसा तो है नहीं ना। सरकार उनको सही, जो उनके लिए जो सही है, जो गलत है उसका बताएगी। संविधान उनको ये बताएगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार आपके पास आके आपके मुँह में रोटी डाल देगी कि तुमको भाई कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो। ठीक है? ऐसा नहीं है। आर्थिक न्याय का कोई उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करती है। आर्थिक असमानताएँ जो होती हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दुकानें हैं, यहाँ पे 4-5 दुकानें, उनको 2 को उन्होंने पैसे दे दिए कि अपनी दुकानों का अच्छे से विकास करो, और 3-4 को उन्होंने नहीं दिए। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये भेदभाव हो रहा है। तो इससे क्या करते हैं कि अगर आप आर्थिक आर्थिक संसाधन, या आप जो भी अपने आर्थिक संसाधन, हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेती हूँ कुछ अच्छा सा। अगर वो आप एक जने को दे रहे हो ना, आपको वो सबको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको वही लोग खास है तो आप उन्हीं को दे दोगे सिर्फ, ऐसा नहीं है, ठीक है? और सभी को जीवन यापन करने का समान अवसर मिलता है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा और कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। कल्याणकारी योजनाएं हम बोल सकते हैं कि जो हमारी योजनाएं, जो हमारी स्कीम निकलती रहती है, वो सभी के लिए समान निकलनी चाहिए। किसी के लिए भी ऐसे नहीं है कि भाई हाँ ये वर्ग है तो इसके लिए कुछ खास निकल जाएगा, इसके लिए कुछ और खास ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान स्कीम निकलेगी, सभी के लिए समान हम बोल सकते हैं योजनाएं आएंगी, ठीक है? अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा कि प्रस्तावना में विशेषताएं क्या है। जो हमारा भारतीय
जो हमारा भारतीय प्रस्तावना है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, हमें वो बताना था। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। मैंने बहुत ही मतलब हो सकता है फ्रेंडली तरीके से समझाया हो, तो समझ लेना, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या है प्रस्तावना की। संविधान की आत्मा है कौन? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें जितने भी दे रखे हैं, जैसे बंधुत्व दे रखा है, इसमें संप्रभु दे रखा है, ये जितने भी टर्म्स दे रखे हैं ना इसमें, ये सभी ही पॉजिटिव है, ये सभी ही लोक कल्याण की ओर इशारा करती है, लोक कल्याण के लिए ही दिए गई हैं, ठीक है। तो संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और दर्शन को व्यक्त करती है। सार्वभौमिक वैश्यक मत क्या ये वैश्यक है? सार्वभौमिक सत्ता का स्रोत, वैश्यक नहीं है यहाँ पे, सार्वभौमिक सत्ता का उपयोग, यानी सार्व यानी सभी, सभी के लिए सत्ता का स्रोत है ये। इसमें स्पष्ट किया जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ये जो संविधान जो संविधान की जो शक्ति है वो भारत की जनता के लिए ही है, भारत की जनता ही इसका पालन करेगी, भारत की सरकार ही इसके पालन करेगी जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। राज्य की प्रकृति का वर्णन, भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। न्याय का आदर्श, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकल्प है। जितना हमने ये पढ़ लिया है ऊपर, वो सभी इसमें मतलब मेरे तरफ से तो भाई इसमें तुम सभी डाल दो, मतलब ये नहीं है कि कुछ वर्ड आपने उठा के अलग से ही डाल दो, उठा के अलग से नहीं डालना है। जो वर्ड इसमें दे रखे हैं, जैसे अभी आप इसमें समझ लो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष अभी जैसे मैंने समझाया कि सरकार किसी भी एक धर्म के साथ नहीं रहती, सभी के लिए समान वो करती है। तो आप ये समझा दो धर्म निरपेक्ष, समाजवादी समझा दो, संप्रभु समझा दो। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, इन लोगों का ये मानना है, भारत की जनता का ये मानना है कि हमें किसी भी विदेशी या किसी भी बाहरी इंसान की या बाहरी सोच की जरूरत नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। हम बहुत है अपने देश को अपने देश का कार्य करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे न्याय बताया अभी मैंने, न्याय राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, तो इनको एक्सप्लेन कर दो। यही चीज़ें हैं, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है बस। स्वतंत्रता का आश्वासन, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था की पूजा की स्वतंत्रता, समानता का सिद्धांत, यहाँ पे समानता का सिद्धांत यानी कि सभी समान है, किसी के लिए भी ऊंच नीच नहीं है, सभी सरकार के लिए समान है, सभी राज्य के लिए समान है, सभी अपने कानून के लिए समान है, ऐसे आप बता सकते हो। बंधुत्वता की भावना, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुदृढ़ करता है यानी मजबूत करता है। लोकतांत्रिक आदर्श, जनता की सर्वोच्चता और जन कल्याण पर आधारित शासन व्यवस्था। मार्गदर्शक सिद्धांत, संविधान की व्याख्या और नीति निर्माण में दिशा प्रदान करता है। यही इसमें सारे आप पॉजिटिव 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 चीज़ें डाल दोगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन 8 9 क्वेश्चन बताया ना, ये आप कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये PDF अगर चाहिए होगी तो बता देना मेरे को, मैं भेज दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या कोई भी नया टॉपिक लगे कि हाँ ये भी समझा दो, तो मेरे को बता देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी जिससे वो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। और मेरे समझाने का तरीका यही है, अगर आपको समझ आया है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही समझती हूँ और मैं दूसरे इंसान को भी ऐसे ही समझाऊँगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो को सीरियसली समझा है ना, तो आप इसमें इसमें कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये थोड़ा रटने का कुछ नहीं है, बट हाँ ये याद कर लेना छोटा छोटा जो भी है, डेट वगैरह जो है संशोधन वगैरह दे रखे हैं। इसके अलावा हाँ यहाँ पे एक चीज़ मेरे को और बतानी थी। हमारे संविधान की विशेषता में आप एक पॉइंट और डाल देना, ये आपातकाल। आपातकाल यानी इमरजेंसी, यहाँ पे 9 है ना, एक डाल देना इमरजेंसी आपातकाल का, ठीक है। हमारे भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल यानी कि कोई कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ स्थितियों में कि भारत की जो चल रहा है ना वो सब रोकना पड़ता है, इमरजेंसी लग जाती है, तो 10वां पॉइंट डाल लेना आपातकाल। आपातकाल लगाना या आपातकाल की स्थिति ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये कौन से आर्टिकल में आता है हमारा, ये आता है हमारा, और एक होता है हमारा राज्य आपातकाल, और एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। कैसे लिखते हैं इसको, देखो ऐसे लिखो। जो हमारा 10वां पॉइंट है उसमें आप लिख दें, अरे जो हमारा यहाँ पे 10वां पॉइंट लिखना, यहाँ पे 10वां पॉइंट लिखना आपातकाल का प्रबंध। आपातकाल लिख लेना प्रबंध,
ठीक है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार की आपातकाल 3 प्रकार की इमरजेंसीज़ लगाई जाती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश पर लगता है, ठीक है। और एक होता है हमारा राज्य आपातकाल, जो एक राज्य पर लगता है। और एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल, जब हमारे भारत में पैसे की कमी हो जाती है तब जो आपातकाल लगाया जाता है। ये इसका अभी तक हमारे इसमें यूज़ नहीं किया गया है। मतलब हमारे भारत की स्थिति इतनी सही है कि अभी तक हमें इस आपातकाल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब इनका आर्टिकल याद कर लेना, अनुच्छेद इनका याद कर लेना, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया जाता है 352 में, आर्टिकल 352 में लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा राज्य आपातकाल है वो लगाया जाता है 356 में, आर्टिकल 356, ठीक है। और जो हमारा वित्तीय आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है? आर्टिकल 360 में। 360 वाला जो हमारा आर्टिकल है उसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो यही था हमारी क्लास का आज का पूरा टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो मेरे को बता देना कमेंट में, जो भी नहीं आया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना, ठीक है। इसके अलावा अभी हम क्लास ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हुए हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। खाते पीते रहो, मस्त रहो और पॉल्यूशन से बच के रहो, क्योंकि जब पेड़ों की रक्षा नहीं करोगे तो फिर तो बस वो झेलना पड़ेगा ही ना। ठीक है, बाय, थैंक यू।